हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीआईबी के सेकंड पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स की 6th यूनिट डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इस यूनिट में मेनली ये समझाया गया है अकाउंटिंग क्या होती है। आइए देखते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन दी है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। इस डेफिनेशन के हिसाब से अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन हैं उनको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज करना और उनसे रिजल्ट निकालना कि उस बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। एक एक से इन शब्दों को समझते हैं। सबसे पहले है रिकॉर्डिंग। मान लीजिए आपकी कोई मोबाइल की शॉप है, आप मोबाइल ख़रीदते हैं, किसी डीलर से आपने मोबाइल परचेज किए और कस्टमर को आपने सेल कर दी है। मतलब यहाँ आपका पैसा खर्च हुआ, यहाँ आपकी इनकम हुई है। अगर आपकी शॉप पे कोई एम्प्लॉय हैं तो उनकी सैलरी भी देते होंगे, लाइट के बिल भी देते होंगे, रेंट देते होंगे शॉप का, ये सब एक्सपेंस होते हैं। तो रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, जितनी भी आपकी परचेज हुई है, सेल हुई है या एक्सपेंस हुए हैं, सबको रिकॉर्ड करते हैं। सारे ट्रांजैक्शन को, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं सबको हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आता है क्लासीफाई। अब मान लीजिए आपको पता करना है कि आपने 4 महीने पहले किसी एम्प्लॉय की सैलरी कितनी दी हुई है, तो क्या आप सारे पेज पलटेंगे इनको? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्लासीफाई करेंगे डेटा को कि आपकी परचेज की एंट्री हमने अलग कर ली, एक्सपेंस की एंट्री हमने अलग कर ली, सेल की एंट्री हमने अलग कर ली। ऐसी अलग अलग क्लासीफाई कर लेंगे हम ट्रांजैक्शन को। उसके बाद होता है समराइजिंग। अभी जो क्लासीफाई हुआ है डेटा, हर टाइप के ट्रांजैक्शन को हमने अलग अलग कर लिया था, उन सब का टोटल करेंगे इसमें। हर टाइप के ट्रांजैक्शन का टोटल करेंगे, वो होता है समराइजिंग। अब अकाउंटिंग के टर्म में बात करें, रिकॉर्डिंग में हम सारे ट्रांजैक्शन की बनाते हैं जनरल एंट्री, क्लासिफिकेशन में बनाते हैं लेजर अकाउंट, समराइज में बनाते हैं ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आपकी बैलेंस शीट होती है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ये सब हम जब आगे यूनिट में आएंगे, इन पर पूरी यूनिट हैं, तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि अकाउंटिंग इन 3 स्टेप्स की प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग क्या हो गई, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। आगे लिखा है इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग में हम किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट का केवल फाइनेंशियल कैरेक्टर ही रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए आपने अपनी कंपनी के लिए एक कंप्यूटर ख़रीदा है जिसमें रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड, हर चीज़ हाई क्वालिटी की है। ये बहुत ही एफिशिएंट और हाई स्पीड कंप्यूटर है और इसकी प्राइस है 1,00,000 रुपये। अब अकाउंटिंग में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे कि ये कंप्यूटर है जो 1,00,000 का आया है, बस। अकाउंटिंग को इससे कोई मतलब नहीं है कि इसकी एफिशिएंसी कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, ये किस ब्रांड का कंप्यूटर है। अकाउंटिंग को केवल इससे मतलब है कि इसमें 1,00,000 का खर्चा हुआ है, तो ये परचेज अकाउंट में एंट्री चली जाएगी। तो यहाँ पे हम केवल फाइनेंशियल कैरेक्टर रिकॉर्ड करेंगे, हमें बाकी स्पेसिफिकेशन से कोई मतलब नहीं। ऐसे अगर इवेंट की बात करें, मान लीजिए किसी कंपनी में मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में झगड़ा हो गया है, जिसकी वजह से 2 महीने आपकी फैक्ट्री बंद है। तो अकाउंटिंग को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी फैक्ट्री में क्या चल रहा है। हाँ, लेकिन इसका जो फाइनेंशियल कैरेक्टर होगा, इससे जो कंपनी के सेल में लॉस होगा, वो अकाउंटिंग में दिखाई देगा। मतलब हम केवल फाइनेंशियल कैरेक्टर नोट करेंगे। तो फाइनली अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और समराइज करते हैं, और उससे एक रिजल्ट निकलता है कि कंपनी की हेल्थ कैसी है। नेक्स्ट देखते हैं, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस।
communicating through the financial statement the financial result and performance of an enterprise to various users of such financial statements. अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है जिसके जरिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस और हेल्थ क्लियर होती है वेरियस यूजर्स के लिए। जो भी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर होंगे, ये इंटरनल यूजर हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूजर हो सकते हैं। इंटरनल मतलब कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजमेंट, ये कंपनी के एम्प्लॉयज हो सकते हैं। ये क्या हो जाएंगे? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंटरनल यूजर हो जाएंगे। एक्सटर्नल कौन से हो सकते हैं? टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है, आपके शेयर होल्डर हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, या कोई आपकी एसोसिएट कंपनी है तो एसोसिएट्स हो सकते हैं। मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर होंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल, उनके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस करते हैं अकाउंटिंग में, ताकि उन्हें क्लियर हो जाए कि कंपनी की हेल्थ कैसी है। इसी बैलेंस शीट के आधार पर अगर बैंक कोई लोन देता है तो वो क्रेडिट डिसीजन जो लेगा वो भी इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे लेगा। अब जब अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है बिजनेस की, तो लैंग्वेज में ग्रामर भी होती है। इसी तरह से अकाउंटिंग में भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक तरह से अकाउंटिंग अगर लैंग्वेज है किसी बिजनेस की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो गया? उसकी ग्रामर हो गया, उसके रूल्स एंड क्राइटेरिया। जैसे हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पर्पज ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के पर्पज क्या है? पहला है टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें सबको याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो अकाउंटेंसी में क्या होता है, उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं हम। जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, कितने एसेट हैं, कितने लायबिलिटी हैं, इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। दूसरा है टू असर्टेन द रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशन। कोई भी बिजनेस के ऑपरेशन है, उनसे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में, ये डिसाइड भी कहाँ से करते हैं? हम अकाउंटेंसी से करते हैं। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। किसी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो बताती है कि ये कंपनी कितनी फाइनेंशियल हेल्दी है, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ बताती है। तो अकाउंटेंसी से ही हमें पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कैश की अवेलेबिलिटी क्या है, एसेट लायबिलिटी की पोजीशन क्या है, ये सब हमें अकाउंटेंसी से ही पता चलता है। टू फैसिलिटेट रेशनल डिसीजन मेकिंग। हमारे पास अगर फाइनेंशियल हेल्थ होगा, फाइनेंशियल पोजीशन होगी सामने, तभी कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड कर पाएगा कि उन्हें प्रोडक्ट के बारे में क्या डिसीजन लेने हैं, क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए भी अकाउंटेंसी बहुत ज़रूरी है। लास्ट है टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। जो हमारे देश में इनकम टैक्स लॉ हैं या कंपनीज एक्ट है, सोसाइटी एक्ट है, उनमें ये कंपलसरी है कि आपको अकाउंट का मेंटेनेंस रखना ही पड़ेगा। अकाउंटिंग का मेंटेनेंस कंपलसरी है हमारे देश में या किसी भी देश में। तो लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए भी हमें अकाउंटेंसी करनी पड़ती है। ये सारे पर्पस थे अकाउंटेंसी के। इसके बाद है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इसमें अकाउंटेंसी की अलग अलग ब्रांचों के बारे में बताया गया है। पहली है स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग। क्या होता था पुराने ज़माने में, जो वेल्दी पीपल होते थे वो एम्प्लॉय रखते थे, एक नौकर रखते थे जो उनके हिसाब किताब की देख रेख करता था। जैसे इंडिया में मुनीम होते थे सेठों के, सेम वैसे ही। तो इसमें क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सबको रिकॉर्ड करते थे। यूरोपियन कंट्रीज़ में इसे डबल बुक कीपिंग भी बोलते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, आपने उसके शेयर खरीदे हैं, मान लीजिए 100 शेयर खरीदे हैं, तो आपकी लायबिलिटी केवल इतनी है जितने आपने ये शेयर खरीदे हैं, इसकी जो वैल्यू थी। कंपनी के डेट से, कर्जों से आपको कोई लेना देना नहीं है, उनके प्रति आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। अब आपको इसके शेयर खरीदने हैं, इसमें इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। वो कहाँ से पता चलती है? बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो इन सब की से डील कौन करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग करती है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या होता है, जो भी
मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसकी प्रोसेसिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी। जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, इसमें जहाँ जहाँ भी जो खर्चा होता है, जो कॉस्ट पड़ती है इसकी टोटल ओवरऑल, इससे डील करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? एक कंपनी में मैनेजर होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी अच्छे से ग्रो करे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करती है कि मैनेजमेंट के पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो ताकि वो डिसीजन ले सकें, पॉलिसी फॉर्म कर सकें। इससे डीलिंग कौन करती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है? ये डील करती है जो भी बिजनेस के डिसीजन होते हैं उनका क्या सोशल इफ़ेक्ट पड़ रहा है। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है देश में, तो उसका इकोलॉजी, इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? उस इंडस्ट्री की है। बड़े लेवल पे बात करें, बिल गेट्स हैं, इंडिया में रतन टाटा हैं, ये लोग क्या करते हैं? अक्सर डोनेशन करते रहते हैं सोशल वेलबींग के लिए। तो कंपनी के जो डिसीजन होते हैं, बिजनेस के जो डिसीजन होते हैं, उनका सोशली क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी की होती है। तो ये इन चीज़ों से डील कौन करती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इन सारे टॉपिक्स में केवल ये ही इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग किससे डील करती है? जो भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो क्या है? कंपनी के रिसोर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो इनकी ट्रेनिंग पे क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इनकी नॉलेज पे, ट्रेनिंग पे क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना कमिटेड है एम्प्लॉई। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग डील करती है कि कंपनी की ग्रोथ के लिए एम्प्लॉयज़ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है उससे डील करती है। लास्ट है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है? जो इन्फ्लेशन के वजह से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, उससे प्रॉफिट भी अफेक्ट होता है। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इन्फ्लेशन के कारण जो प्रॉफिट पे असर पड़ रहा है उसके एडजस्टमेंट से डील करती है। इसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने एक बोर्ड की स्थापना की थी जिसे बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ASB। तो जो ये ASB है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसकी जिम्मेदारी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट करने की। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये अभी 29 हैं। अकाउंटेंसी समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से सिर्फ हाफ मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पॉइंट से रिलेटेड है, हमें बस इतना ही याद रखना। अगर सारे याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको स्टार्टिंग के ये 10 याद होने चाहिए। अक्सर क्वेश्चन इनमें से ही आ जाता है। एक बार समझ लेते हैं, हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के साथ। जो भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, उसमें जो पॉलिसी फॉलो होती हैं उनसे डील करता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज़ के साथ। जो भी आपकी फैक्ट्रीज़ में इन्वेंट्री होती हैं, उनकी जो वैल्यू होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जब तक कि वो रेवेन्यू जनरेट ना करें, रेवेन्यू जनरेट करने के पहले इन्वेंट्रीज की जो वैल्यू होती है उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डील करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के साथ। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में आपका कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, ये सब डिस्क्लोज करना पड़ता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। चौथा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो डील करता है कंटिंजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मतलब आपका अकाउंटिंग पीरियड ओवर हो गया है, आपकी बैलेंस शीट रेडी है, उसके बाद अगर कोई कंटिंजेंसी आ जाती है, कोई आकस्मिक खर्चा आ जाता है, मान लीजिए हाई कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा था और वहाँ आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर दी गई है, वो पेनल्टी आपकी कंटिंजेंसी हो गई है। या आपने किसी कस्टमर को क्रेडिट पे माल दिया है, वो आपका डेटर है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो भी इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पांचवा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर आइटम्स एंड चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए पिछले अकाउंटिंग पीरियड में आपने कोई गलती कर दी है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में कोई चूक हो गई है आपसे, तो उसका जो नेट प्रॉफिट या लॉस पे असर होगा उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है यहाँ पे।
छठवां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग के साथ। डेप्रीशिएशन हम पिछली यूनिट में पढ़ चुके हैं। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, कोई एसेट की टाइम के साथ वैल्यू कम होती जा रही है। तो जो डेप्रीशिएशन है ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ता है। सातवां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनानी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपने, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जनरली 1 साल से ज़्यादा के होते हैं। कंस्ट्रक्शन करना है तो 1 साल से ज़्यादा ही टाइम लगता है, तो 2 अकाउंटिंग पीरियड इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्हें कहाँ डिस्क्लोज करते हैं हम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से। नेक्स्ट आठवां जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपकी कंपनी के जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D एक्सपेंस होते हैं वो यहाँ डिस्क्लोज होते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। आपकी जो इनकम है, कितनी इनकम हुई है, कब हुई है, उसकी क्या टाइमिंग है, वो डिस्क्लोज करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। जो भी आपके फिक्स्ड एसेट हैं, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, वो यहाँ डील होते हैं, यहाँ डिस्क्लोज किए जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। लेकिन कुछ ऐसे फिक्स्ड एसेट हैं जो यहाँ डिस्क्लोज नहीं किए जाते, जिनसे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील नहीं करता। वो क्या है, जैसे फॉरेस्ट है, जंगल है आपके पास, या आपने प्लांटेशन किया हुआ है, लाइव स्टॉक है आपके पास, कुछ जानवर वगैरह हैं, या वेस्टिंग एसेट है, कोयले की खान वगैरह जो होती हैं, तो इनको यहाँ डिस्क्लोज नहीं किया था इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। 11वां जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है द इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंजेज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। जो भी फॉरेन करेंसी का कन्वर्जन होता है इंडियन रुपीज़ में, वो यहाँ डिस्क्लोज होता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी की ब्रांच है फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस करेंसी में बनाएगी, फॉरेन करेंसी में बनाएगी। अब आपका हेड ऑफिस इंडिया में है, तो इंडिया में स्टेटमेंट काय में बनेगा, रुपीज़ के हिसाब से बनेगा। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो रुपीज़ के हिसाब से बनेगा। अब उस स्टेटमेंट को आपको यहाँ ट्रांसलेट करना है, तो उससे डील कौन करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। 12th जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड। जो भी गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलते हैं, आपको गवर्नमेंट से राहत मिलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 डील करता है इन्वेस्टमेंट के साथ। जो भी आपकी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उनके साथ डील करता है। 14 डील करता है अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। अमालगमेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी 2 कंपनियां मिलके एक कंपनी बना दें, तो उनकी जो भी रिजल्टेंट गुडविल होती है, जो भी उनकी अकाउंटिंग बुक्स में रिजर्व्स होते हैं, उनके साथ डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 डील करता है अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। जो भी आपकी कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट बेनिफिट दिए हैं, उसका आपने कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन किया है, उससे डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। 16वां जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो डील करता है बोरोइंग कॉस्ट के साथ। जो भी आपने डेट लिया है उसकी क्या बोरोइंग कॉस्ट आ रही है आपको, उसके साथ डील करता है। लेकिन इसमें ओनर का जो कैपिटल होता है उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। जो बिजनेसमैन की कॉस्ट होती है उसको कैपिटल बोलते हैं, उसकी इक्विटी को, वो यहाँ इन्वॉल्व नहीं होगी। 17 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है सेगमेंट रिपोर्टिंग से रिलेटेड। सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, आपके प्रोडक्ट्स का, बिजनेस का सेगमेंट क्या है, किस किस टाइप के आपके प्रोडक्ट हैं, या आप अलग अलग लोकेशन पे ऑपरेशन करते हैं, तो वो जियोग्राफिकल सेगमेंट हो जाएगा। तो बिजनेस सेगमेंट या जियोग्राफिकल सेगमेंट जो भी होते हैं उनकी रिपोर्टिंग इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से की जाती है। 18वां है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है उन्हें यहाँ डिस्क्लोज किया जाता है। जैसे आपके सप्लायर वगैरह हैं वो उसके अंतर्गत आएंगे। 19वां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है लीज से संबंधित। लीज का मतलब क्या होता है, किसी एसेट के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसे लीज पर ले सकते हैं। तो इसमें फाइनेंशियल लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, सबके लिए अलग अलग रिपोर्टिंग है, वो यहाँ डिस्क्लोज किए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 रिलेटेड है अर्निंग पर शेयर से। पर शेयर आपकी क्या अर्निंग हो रही है वो रिपोर्ट होती है यहाँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 रिलेटेड है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए बैंक है, SBI है, उसकी कुछ सब्सिडरी भी हैं, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है। तो इनका जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, जहाँ सबका टोटल एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस रिपोर्ट करना होता है, वो रिपोर्टिंग होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के हिसाब से।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 रिलेटेड है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ये स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है? जो आपकी इनकम पे टैक्स लगता है, बिजनेस की इनकम पे। 23 रिलेटेड है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एसोसिएट का मतलब क्या होता है? कोई भी एंटरप्राइज जिसमें जो पेरेंट कंपनी है, इन्वेस्टर है, उसका इन्फ्लुएंस तो हो, वहाँ जो पॉलिसी बननी है या जो डिसीजन लेने हैं उसमें इन्फ्लुएंस रखता हो, प्रभाव रखता हो, लेकिन ना तो वो उसकी सब्सिडरी कंपनी हो और ना ही कोई जॉइंट वेंचर हो उस इन्वेस्टर का, उसको हम बोलते हैं एसोसिएट। तो इन एसोसिएट में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 के हिसाब से डिस्क्लोज किया जाता है। 24 रिलेटेड है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के साथ। आपने किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया है तो वो यहाँ डिस्क्लोज होगा। 25 रिलेटेड है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। जनरली क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनते हैं? ईयरली बनते हैं, अकाउंटिंग पीरियड पे। लेकिन कभी कभी रिपोर्टिंग हाफ ईयरली भी होती है, क्वार्टरली भी होती है, तो उसे बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो यहाँ डिस्क्लोज होती है। 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड है इंटेंजिबल एसेट के साथ। इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं? जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे आपकी गुडविल हो गई, पेटेंट हो गए, कॉपीराइट्स हैं या ट्रेडमार्क्स हैं, या आपकी ब्रांड वैल्यू है कंपनी की, ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट हैं। नेक्स्ट 27th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जॉइंटली कंट्रोल हो पेरेंट एंटरप्राइज के द्वारा और कोई भी पार्टी जो उसके ग्रुप में नहीं है। मान लीजिए जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ जॉइंट वेंचर बनाती है किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, जिसे एसबीआई भी कंट्रोल करती है और वो थर्ड पार्टी भी कंट्रोल करती है। तो ये क्या हो गया? जॉइंट वेंचर हो गया। इनकी रिपोर्टिंग 27th स्टैंडर्ड में डिस्क्लोज होती है। 28th है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपका कोई एसेट है 1 लाख का, डेप्रिशिएट होके उसकी वैल्यू हो गई है 50,000 रुपये। आपकी बैलेंस शीट में वो शो हो रहा है कि ये 50,000 का है, लेकिन अगर उसकी सेलिंग प्राइस की बात करें, मतलब अगर हम उसे बेचने जाते हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है 40,000 रुपये। तो ये जो अमाउंट है ये एक्सीड कर रहा है एक्चुअल रिकवरेबल वैल्यू से, इसको बोलते हैं हम इम्पेयरमेंट लॉस। इसकी रिपोर्टिंग होती है 28 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। लास्ट 29th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट असेट से रिलेटेड। अब ये क्या होती है कंटिजेंट लायबिलिटी एंड एसेट या प्रोविजन? जैसे आप कोई एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है तो एक टाइम के बाद उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। उस एसेट को खरीदने के लिए आप सिंकिंग फंड बना के रखते हैं, उसके लिए कुछ प्रोविज़न करते हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ होती है। ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं 29। पहले ही बताया था स्टार्टिंग के 10 आपको कम से कम याद रखने हैं, क्वेश्चन अक्सर इनमें से आता है। नेक्स्ट टॉपिक है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ यूएसए, यूएस गैप। यूएसए में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूएस गैप। वहाँ ये माना जाता है कि गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा टैलेंट है और ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा फ्रेम किए गए हैं। इन्हें बनाया गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड FASB द्वारा। ये FASB रूल्स फ्रेम करती है जिन्हें यूएस गैप कहा जाता है। सभी पब्लिक ट्रेडेड कंपनी और मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ये रूल्स फॉलो करती हैं। जो सुपरविजन का काम होता है वो करती है यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC। इसका काम होता है कि ये देखती है कि कंपनियां रूल्स फॉलो कर रही हैं ठीक से या नहीं। लोकल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो अकाउंटिंग रूल्स फॉलो किए जाते हैं उन्हें बनाने का काम है गवर्नमेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड का। और लास्ट में एक इंस्टीट्यूट है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA। ये टाइम टाइम पर अकाउंटिंग रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनाती रहती है जो सजेशन देती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में चेंज करने के लिए। मतलब यूएस गैप क्या है? अकाउंटिंग रूल्स हैं जो यूएसए में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए फॉलो किए जाते हैं। इन्हें बनाने का काम करती है FASB,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और SEC इन्हें फॉलो कराती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS। जिस तरह से US GAAP USA में फॉलो किए जाने वाले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, वैसे ही IFRS अदर कंट्रीज़ द्वारा फॉलो किए जाने वाले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। ये 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ द्वारा फॉलो किए जाते हैं। IFRS फाउंडेशन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, मतलब US GAAP भी प्राइवेट द्वारा बनाए हुए हैं और IFRS भी प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाए गए हैं। US GAAP रूल्स बेस्ड अकाउंटिंग है और IFRS प्रिंसिपल्स बेस्ड अकाउंटिंग है। ये डिफरेंस है दोनों में। लास्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। क्या होता है जब मान लो कोई बड़ी कंपनी है जिसमें जो मल्टी डिवीज़न एंटिटी है, मल्टी डिवीज़न ऑर्गेनाइजेशन है। मान लीजिए जो प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल है वो भी कंपनी ही बनाती है, उसके बाद उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी करती है और उसकी मार्केटिंग का काम भी ये कंपनी खुद ही करती है। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन की ये 3 डिवीज़न हैं। तो इनका अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होती है, जो प्राइसिंग होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है सब डिवीजन्स में, ताकि इनका अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सके। प्राइस के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ये लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।